प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और MNA राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोई ज़ोर चल नहीं पा रहा अपोजिशन का, कोई तदबीर कारगर नहीं हो पा रही और हुकूमत जो है वो अपनी पूरी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही है मुख्तलिफ केसेस में भी, और हुकूमती जो मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे कि नैब है, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, 2 ऑफलोड कर दिया गया हमजा शहबाज शरीफ साहब को और ख्वाजा साहब दोनों भाइयों की को हिरासत में ले लेना, कैसे देख रही है PMLN इसको? देखिए, जहाँ तक तो आपने ये बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को जो है वो पूरे ज़ोर से जो है वो इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, और एक ऐसी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है जो वो आपके सामने है। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि अपोजिशन की कोई तदबीर जो है वो चल नहीं पा रही, अपोजिशन ने अभी तक कोई तदबीर की ही नहीं है, और अपोजिशन का इस बारे में काफ़ी हद तक जो है ये एक सियासी अंडरस्टैंडिंग या एक सियासी सूझबूझ है कि जब अपोजिशन ने इस जाली मैंडेट को एहतजाजन तस्लीम कर लिया और पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए, या तो ये है ना कि पहले दिन ही वो कहते कि ठीक है जी हमारा एहतजाज है, हम पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान की तजवीज़। लेकिन दूसरी तजवीज़ को माना गया कि नहीं, पार्लियामेंट का हिस्सा बना जाए एहतजाजन, और इस जाली मैंडेट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, सिस्टम के अंदर रहते हुए जो है जदोजहद की जाए। अब उस सिस्टम के अंदर रहते हुए जदोजहद करने के लिए एक ऐसे वक्त का तयन कि वो कब से जो है वो शुरू होगी, उस बारे में अभी अपोजिशन ने कोई फैसला नहीं किया, और अपोजिशन ने कोई तजवीज़, कोई एहतजाजी लाहे अमल जो है वो अभी तक जो है वो मुरतब नहीं किया। शायद अभी ये समझा जा रहा है कि ये कबल अज़ वक्त है, तो जब अपोजिशन ये फैसला करेगी तो इंशाअल्लाह ताला तस्वीरें जो है वो कामयाब होंगी। इससे पहले भी होती रहेंगी। आप भी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, ख़ुद भी इस वक्त पाबंद सलासल हैं। आज उन्होंने कहा कि मुल्क में बदतरीन किस्म की सिविलियन डिक्टेटरशिप जो है वो नाफिज की जा रही है। अगर उनकी मुराद सिविलियन डिक्टेटरशिप से है कि एक हुकूमत जो है नैब के ज़रिए अपनी मनमानी कर रही है, तो आप तो ये कह रहे हैं कि हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है राना साहब? आपकी तरफ से कोई अपोजिशन के तौर पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती? निज़ामी साहब, मामला ये है कि अब अगर मैं ये बात करूं तो ये यानी मैं फ़र्ज़ के तौर पे कर रहा हूँ, ये कोई मैं आपके बारे में ये कोई मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि शायद अगर हमने अभी कोई 10 दिन पहले या 2 माह पहले हमने एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया होता और हम पार्लियामेंट से बाहर जो है वो अपना एहतजाज इस गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू कर देते, तो शायद मुझे आज निज़ामी साहब ये कहते कि जी आपने जब पार्लियामेंट का हिस्सा बनना और जमहूरी अमल का हिस्सा बनना जब तस्लीम कर लिया, चलो एहतजाज नहीं कर लिया, तो आपको कुछ ना कुछ तो टाइम इनको देना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो आप वक्त देते ताकि वो कुछ ना कुछ जो है वो अपने जो है वो परफॉर्मेंस शो कर सकते, और आप लोगों को ये कह सकते कि जी देखें इनको टाइम दिया गया है, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क किया और ये गलत पॉलिसीज हैं, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई अहलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। तो उस क्वेश्चन का जवाब शायद मुझे आज देना मुश्किल होता बनिस्बत इसके कि मुझे अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो हाथ पे हाथ जो है वो उठाने में कौन सी देर लगती है? नहीं, यही मैं अर्ज कर रहा था। 3 माह बाद जो माहौल बना है, हो सकता है हम तो ये समझते थे कि इसमें कुछ 6 माह साल का टाइम इनको मिलना चाहिए, लेकिन हमें लगता ये है कि शायद ये टाइम जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा है, ये उससे पहले ही कुछ ना कुछ करना या करवाना चाहते हैं। तो चलो उससे पहले अगर टाइम आ जाएगा, अगर साल बाद नहीं। अच्छा राना साहब, यही मेरा क्वेश्चन था कि ये तो अब सूरत हाल बन गई ना कि आपको खुद ही जब लीडर अपोजिशन कह रहे हैं कि एक डिक्टेटरशिप नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, तो आप तो अपने आप को जमहूरी क़ुव्वत कहते हैं, अब आपके पास क्या ऑप्शन है?
कोई मीटिंग बुला रहे हैं जिसके ज़रिए आप कोई आइंदा लाएमल तैयार करेंगे, को मुतअद्दा अपोजिशन महाज बना रहे हैं, को सड़कों पे आने का इरादा है, को पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई करने का इरादा है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद है जिनको आप एक्सरसाइज करेंगे आइंदा आने वाले हफ्तों में? इसमें निज़ामी साहब आज भी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की सरबराही में तमाम अपोजिशन जमातों की जो है वो मीटिंग हुई है। उसमें पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी मौजूद थी, MMA की सीनियर क़यादत मौजूद थी। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं और शायद आने वाले दिनों में जो है वो पार्टी के जो सरबराहान हैं उनका भी आपस में कोई राब्ता हो। लेकिन जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है उसका कोई हतमी नतीजा तो खैर आने वाले दिनों में ही जो है वो सामने आएगा। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर के तौर पे जो ये बात समझ रहा हूँ या मेरी जो अकल फहम में बात आती है कि अभी भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इनको कुछ वक्त दिया जाना चाहिए ताकि कोई अबहाम ना रहे, कोई शक शुबा ना रहे, कोई ये ना कहे कि जी आपने जल्दी की है और आपने जो है वो वक्त से पहले जो है ये काम शुरू करके आपने सिस्टम को और पुलिस को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन राना साहब, अगर आप ये वाला रास्ता इख्तियार करने का सोचते भी हैं तो ऐसी सूरत में भी कुछ लोगों की राय में कैपेसिटी का भी इस वक्त इशू आपको दरपेश है, क्योंकि क्या आप कैपेबिलिटी भी है इस वक्त जमात के अंदर कि नहीं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, वो तो कह रहे हैं कि हंसना तो दूर की बात, रोने भी का भी सही से मौका नहीं दिया गया या तो खुल के रो भी नहीं सके, और शहबाज शरीफ साहब पाबंद सलासल हैं, हमजा साहब जो है वो भी एताब का शिकार हो रहे हैं। ऐसी सूरत में वैसे भी आपकी लीडरशिप जो है वो कहीं दाएं बाएं नजर आ रही है, मतलब एक खातून सिर्फ मरियम औरंगजेब नजर आती हैं जो हर जगह पे आपको डिफेंड करते हुए या मुख्तलिफ बाहर नजर है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो पार्टी की तर्जमान है और वो अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निभा रही हैं। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप का तल्लक है, देखें ये जब मामला शुरू होना है तो फिर ये कोई एकदम कोई किसी ने हथियार लेके चढ़ाई तो नहीं करनी, फिर उसमें जो है वो पहले जो है वो मीटिंग्स होंगी, फिर जलसे होंगे, फिर लॉन्ग मार्च होंगे, फिर घराव होगा, फिर उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो क्या आपके ख्याल में जो अपोजिशन की लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, PMLN की, MMA की, तो क्या वो अगर जलसों का प्रोग्राम बनाती है मुल्क के 15-20 बड़े अजला में, तो क्या जलसे नहीं हो सकेंगे? क्या वो अगर जो है वो कोई किसी भी मामले के ऊपर किसी जो है वो मार्च का फैसला करती है तो क्या लोग साथ नहीं चलेंगे? सही है, चले। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन इस वक्त निज़ाम साहब बात वही कि एक तो सारी लीडरशिप ऐसा लगता है कि मसलहतन खामोश है, शायद नवाज शरीफ साहब के इत्तबा में खामोश है। बिल्कुल दुरुस्त है कि क्लियर मैसेज कोई नहीं जा रहा। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि डिक्टेटरशिप है, सिविलियन डिक्टेटरशिप। हो सकता है कोई इससे ज़्यादा उनका मतलब हो, लेकिन सवाल है कि बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन ये तो काफ़ी नहीं तबसरा करना, ये तो हमारा काम है। लाए अमल क्या है? यही मेरा सवाल था राना साहब से और आपका भी कि कैपेसिटी कितनी है और लाए अमल क्या है। और मेरा ख्याल ये लाया अमल इसीलिए ऐसे है कि शायद इस वक्त करने की PMLN रिस्पॉन्ड करने की उस तरह से पोजीशन में नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देखें जो अगर आप ये याद करें कि इमरान खान साहब ने जब धरना किया था 2014 में, 14 अगस्त को शुरू किया था, तो उसकी बड़ी तैयारी थी। तारुल कादरी के पास गए जहांगीर तरीन साहब, फिर डेट तय हुई, फिर उन्होंने पहले शुरू कर दिया, लोगों को मोबिलाइज किया, प्लानिंग हुई। तो अगर तो इन्होंने पता नहीं क्या करना है, अगर उन्होंने तहरीक खिलानी है तो आया। मेरा ख्याल है वो हमारी तसल्ली के उन्होंने कह दिया ऐसी कोई चीज़ अभी PMLN के अंदर ज़ेर गौर नहीं है। नहीं, ज़ेर गौर नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं। मियां नवाज शरीफ की माने खेज खामोशी भी है और उनकी इब्तला का भी कुछ मामला है, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी सेहत ही ठीक नहीं है। तो अगर लीडरशिप खुद ही डावाडोल है तो बाकी लोग जो है उनसे क्या तवक्को रखते हैं आप? सही है। और जैसे कि मैंने कहा कि मरियम औरंगजेब जो हैं वो अकेली तनहा हमें नज़र आ रही हैं, अगरचे अब उनको भी आज आप ये कहें, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा को, PMLN की लीडरशिप को चूड़ियाँ पेश करनी चाहिए, पहनानी चाहिए। नहीं, वैसे आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। वो खातून खुद, मेरी उनसे बात हुई कई दफ़ा, कभी आप आए हमारे प्रोग्राम में, वो कहती मैं तो बिल्कुल फंसी हूँ।
वो खुद ही प्रेस रिलीज बनाती हैं, एक आध शत बंदा उनके पास होगा, उसको व्हाट्सएप पे डालती हैं, सब अखबारों को भेजती हैं, फिर उसको फॉलो अप करती हैं। तो मकसद है कि बेचारी के ऊपर का बहुत उन्होंने बोझ डाला हुआ है, उसको बांटना चाहिए। और बाकी तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन फिर ठीक हुई ना कि वो अकेली नजर आ रही है और इसके अलावा कोई और भी अकेली नजर क्या आ रही हैं? देखिए ना, मुशाहिद साहब जो हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, वो तो चाइना और जापान के चक्कर में रहते हैं और वो पार्टी को डिफेंड नहीं करते, वो सीपेक पर ऐसा लगता है कि सीपेक उनका मौजू है। क्यों नहीं मियाँ साहब उनको तर्जुमान लगाते कि यार आया आप डिफेंड करें, ये क्या है? हजरत शेख का कदम यूँ भी है और यूँ भी है। और बिल्कुल उनकी बातों से वो ऐसा लगता है कि उनकी दिलचस्पी ज़्यादा से ज़्यादा सीपेक की हद तक है और वो पार्टी को के अफेयर्स को उस तरह से। अच्छा, फिर एहसन इकबाल साहब कहाँ हैं, फिर बाकी लोग किधर हैं? वो भी एक मसले तक मंजर से ताज़ा खबर आई है फिजर हमारा भाई कि फवाद चौधरी हमारा भाई हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्रोग्राम। अच्छा, तो कुछ 8-10 मिनट लगेंगे, तो ज़रा मैं ज़रा कुछ आपको बताना चाहता था कि कल वज़रा की क्या दुर्गत बनी। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसी खबर भी बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब की। अच्छा, हाँ, ये तो फवाद चौधरी साहब के आने से पहले आप गई खबर गर्म जारी करना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे तारीखी तौर पर पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी काबीना मीटिंग नहीं हुई कभी। सबसे तवील दौरानिये की 9 घंटे, उसमें से 8 घंटे तो ज़रूर लगे होंगे शायद, जो लोग घर से खाना लाए होंगे नहीं, वो कल कह रहे थे कि कुछ खाना मिला भी आज, बड़ा खुश होकर बता रहे थे फवाद साहब। आप यकीन करें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से खान साहब बहुत खुश थे। उन्होंने कहा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं अपनी कारकर्दगी बताने की, हम सबको पता है। सिर्फ ये उन्होंने कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का मामला है, इसके जो ट्रेल है ये आपने, इसमें कोई रोड मैप आपने देना है। उनको उन्होंने कहा वेल डन, मतलब शहरियार आफरीदी की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ आफरीदी साहब की ना, शहरियार आफरीदी जी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जी। और वही जो मैंने कहा कि FIA, असल में इस तारीफ का मकसद एक और भी है, क्योंकि खान साहब खुद ही तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो हाँ ये बिल्कुल आपने 100% सही बात की। तो वो अब इस मिनिस्टर की कैसे बुराई कर सकते थे? ये बिल्कुल आपने, जिस तरह मियां नवाज शरीफ कहते थे खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी। अच्छा, अब आ जाएं आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के। देखिए, मैंने कल आपको कहा था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने खुद भी कहा था, एक थैंकलेस जॉब है। तो आज मुझे ये पता लगा कि जो कल धुनाई हुई है फवाद चौधरी साहब की, अच्छा, सारा मालबान पर डाल दिया। अच्छा, उनको लिटरली पंचिंग बैग के तौर पे यूज़ किया। ये मैंने पूछ लेना फवाद चौधरी साहब से कि आप पंचिंग बैग के तौर पे यूज़ किया उनको। अच्छा, उन्होंने कहा ना इनके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना हिकमत अमली है, ना ही कोई रोड मैप है, और इन्होंने बिल्कुल नाकाम रहे ये 100 दिन में। मीडिया, उन्होंने, आप दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा ये मीडिया वाले बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमारी हुकूमत को, तो आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे जी वो 7 गुना रेट पे सरकारी इश्तिहार से झोलियाँ भरते थे, जिनका मैंने बताया था आपको, जो गादरी जिनकी भरी जाती थी। अब आपने उनको बिल्कुल फारिग कर दिया, तो वो आपके खिलाफ ही लिखेंगे या खिलाफ ही कहेंगे। तो उस पर खान साहब ने कहा ये बात आपने मुझे आज तक बताई नहीं कि ऐसा है, और ना ही यह बात आपने खुद मीडिया पे कही है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट से 7 गुना ज़्यादा रेट पे, ये वैसे ठीक नहीं है। इसको पब्लिक से क्यों नहीं शेयर किया? खान साहब का था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा आपकी स्ट्रेटजी क्या है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, और उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटजी और ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। फिर वो और दौरान ये हुआ कि जो उमर अयूब साहब हैं, उमर अयूब जी, उनकी कारकर्दगी को बड़ा सराहा गया कि बाजौर में 3000 मीटर लगने थे, वहाँ सिर्फ 3 लगे। उन्होंने पकड़ लिया और वो बिजली की चोरी कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ज़ेर ज़मीन केबल लगानी शुरू कर दी ताकि तो कुंडा ना डाल सके। उधर भी खैबर पख्तूनख्वा के कबायले और इधर हैदराबाद में भी। तो उन्होंने कहा ये चीज़ क्यों नहीं हाईलाइट हुई? मतलब है कि वो कोई अच्छा मामला नहीं हुआ। अच्छा। और फिर ये जो PTV और PBC के एक जॉइंट हेड बना दिए गए हैं, और उनका तो उसमें फवाद चौधरी ने कहा इनको पैसे चाहिए,
इशरत हुसैन ने कह दिया कि पैसे तो कोई है ही नहीं, इनको कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, बेल आउट पैकेज चाहिए उनको। तो यानी जो बाकी मिनिस्ट्रियों को मलबा है, मसलन ये ले लें कि भाई ये बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उमर, क्या नाम है उनका, जो असद उमर साहब है उन पे, वज़ीर ख़जाना, और सही क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो आपने क्या किया, उसकी तरदीद भी नहीं आप कर सके प्रॉपर तरीके से कि उमर अयूब की छुट्टी हो रही है, उमर अयूब कह रहा हूँ, असद उमर की, ये भी आपकी कोताही है। मतलब है कि वो जो कल शेख साहब की जो लीक हुई है ना कॉन्वर्सेशन, उसके पीछे कुछ है, कुछ काला ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा जो बात मेरे लिए अचंभे की थी, बल्कि जो मेरा तजुर्बा है वो यही कहता है, कल मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि फवाद चौधरी साहब को जो पिकनिक से इन्वर्टेड कॉमर्स में, हाँ इन्वर्टेड कॉमर्स में जब कहा गया, तो शेख साहब को इल्म था, उन्होंने बतौर दोस्त उन्होंने कहा आओ यार बड़े हालात। अब सवाल है कि हम तो हमेशा से ये कहते रहे कि यार ये तबर्रेबाजी और गाली गलोच अपोजिशन के साथ, ये खाली ये कौन नहीं है अपोजिशन, ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का, दूसरा भी काम। दूसरे जो खुशामदी हैं, जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था, जो बाकी वज़ीर हैं वो कहते हैं सर हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हुकूमत बड़ा अच्छा कर, सर मैं फ़लाँ जगह गया तो वो आपके गुन गा रहे थे खान साहब। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारी कारकर्दगी में मीडिया हमारे ख़िलाफ़ है, और मीडिया इसलिए ख़िलाफ़ है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाले नालायक। अब आप इसके साथ ही आपको के दोस्त आ गए हैं यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब। हाँ, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को स्पेशल असिस्टेंट लगा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का। क्या काम होगा, तो काटी डाल दी है ना उन पे। हाँ, ये उनका वही काम होगा जो इफ्तिखार दुरानी साहब का काम। अब इफ्तिखार दुरानी साहब का क्या काम है ये मुझे नहीं पता। नहीं इधर ये इसमें मेरा ख्याल है कि गुड गवर्नेंस का तज़ागा है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यानी अब कई किस्म के खानसामे आ गए ये मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन को ठीक करने के लिए। मेरा मतलब नहीं है खानसामा, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने PTV को बड़ा परवान चढ़ाया, परवान भी चढ़ाया और कुछ कंट्रोवर्सीज भी छोड़ के गए वहाँ, क्योंकि मैं मिनिस्टर केयरटेकर मिनिस्टर था इंफॉर्मेशन का जब वो एक कोर्ट ऑर्डर पे वहाँ से चले गए। तो मकसद है कि एक्सपर्टीज उनकी मीडिया के हवाले से हैं, वो जहाँ जहाँ मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में भी रहे हैं वहाँ पर अपना एक पूरा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। कमिटेड रहे हैं PTI के साथ। हाँ, तो वैसे एक ज़माने में मियां नवाज शरीफ के साथ भी बहुत कमिटेड थे। जब आए तो उनको आपको पता है नवाज शरीफ साहब लेके आए थे अच्छा पाकिस्तान, वो जी TV का है, वहाँ लंदन में काम करते थे। ये बेगम नवाज शरीफ मरहूमा के अजीज़ भी हैं। अच्छा, बहरहाल एक बात है, काम जानते हैं अपना, घाट घाट का पानी पियो, तकरीबन बहुत सारे पाकिस्तान के चैनल्स को लॉन्च करने में और काम कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये जो एक्टिविटी हुई है कल 9 घंटे की तवील दौरानिया की, अब इसमें मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अपने तौर पर, या चलें एक शॉर्ट सा कमेंट लेकर हम ब्रेक पर चले जाते हैं, कि अपने तौर पर ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हुई है, क्योंकि ये इसकी तारीख मिलती नहीं है कि 3 महीने की कारकर्दगी का इतनी तफसील के साथ जायज़ा लिया जाए कि तमाम मुद्दा की, और जिसकी ज़रूरत है सरजनिश की, उसकी ज़रूरत है, उन्होंने सरजनिश की, उनका यू शुड बी ऑन योर टोज, आप अपना काम ठीक करें। लेकिन अल्टीमेटली ओके इस बेसिस पे जी कोई जिम्मेदारी और नंबरदारी का जिम्मेदारी तो डाल दी उन्होंने, राइट, लेकिन फ्यू हेड शुड हैव रोल्ड। हाँ राइट। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं मुख्तसर सा, और बाद हमें फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब से मजीद बातें करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत मसरूफ़ थे और बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला हुआ है उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए। फवाद चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। जी शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, ये कल जो कारकर्दगी की मीटिंग हुई, इसकी जो खबरें हमारे तक पहुँची हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पर बड़ा मलबा गिरा कि जी आपकी वजह से सारी गवर्नमेंट की इमेज नहीं ठीक पोर्ट्रे हो रहा।
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ ज़रा लाइजॉन रखना है और सारी जो गवर्नमेंट है उसको ज़रा उठाना है कि कैसे जो बाकी स्ट्रेटजी है उसको कैसे उठाना है। काफ़ी डिटेल में उन्होंने जो इश्यूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो भी सुने हैं, और बाकी सारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक रोल है वो उसको अदा कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही जा रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं। तो फवाज़ साहब, आपने ये तो बताया कि कल मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि किस मिनिस्टर से वो ज़्यादा खुश दिखाई दिए, लेकिन किसी से थोड़ा नाराज़ भी हुए कि या अदम इत्मीनान का इजहार भी उन्होंने किया? इस हद तक तो नहीं कि उनको चेंज कर दिया जाए, लेकिन इस हद तक कि उनको बेहतर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, बात यह है कि 3 बुनियादी सवाल जो थे वो रखे गए थे। एक सवाल ये था कि आपने अपनी मिनिस्ट्रीज़ में ख़र्चा कितना कम किया है, दूसरा ये था कि अब तक आपने क्या वीएन किया है, और तीसरा ये कि आगे के क्या प्लान्स हैं। सो इसमें जो तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपना, और कमोबेश तकरीबन तमाम ही मिनिस्ट्रीज़ ने अपने जो अखराजात हैं वो काफ़ी हद तक कम किए हैं। किसी ने ज़्यादा कम किए हैं, किसी ने कम किए हैं। इस सिलसिले में सबसे अच्छी कारकर्दगी तो आपकी होनी चाहिए सर, आपने तो बिल्कुल ही कम कर दिए अखराजात, आपने इश्तहारात की मद में बहुत पैसे बचाए। ये बात आपकी सही है, और इस पे आरिफ निज़ामी साहब तो तमाम लोग जो है वो ज़ाहिर है वो मुझे क्रेडिट देंगे इसका। काफ़ी हद तक जो है वो हमने इश्तहारात में कमी की है, लेकिन बहरहाल इतनी भी नहीं की है। अब हम उसको बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो अभी हालात हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह आगे चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि सब जो है वो मामला सबके चलते रहें। अच्छा, ये शेख रशीद साहब के जो लीक्ड कमेंट्स आए थे उसमें आपने एक बड़ी मानी खेज चीज़ कही, कल इस पर मैंने तफसीली प्रोग्राम भी किया, ये कि एडवर्टाइजिंग माफिया जो है, एक वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये कौन लोग हैं और ये क्यों कर ऐसे कर रहे हैं? नहीं, बस जितनी बात कहनी थी उतनी बात कह दी है, बाकी जो है वो आप जो है वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं और आप करते रहते हैं। मैंने जितनी बात कहनी थी वो मैंने कह दी। लेकिन फवाज़ साहब, ये तो बता दीजिए कि ये जो एडवर्टाइजिंग माफिया आपके पीछे पड़ा हुआ है, इन्होंने इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, या शेख रशीद साहब को ही कम अज़ कम कायल तो नहीं कर लिया कि वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि टैक्स पेयर का पैसा है, इंतहाई एहतियात से और अमानत समझ के ख़र्च होना है, और उसी विजन को लेके हम आगे चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसी विजन के मुताबिक चलेंगे, और ये तमाम ही फील्ड्स में, सिर्फ इश्तहारात के मामले में नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात हों, चाहे वजारतों के अखराजात हों, चाहे वो गाड़ियों का और मराहत का मामला हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल वाज़े ये एक पॉलिसी है जिसको तमाम मिनिस्टर्स और वजारतें फ़ॉलो करने की पाबंद हैं, और वो यही है कि आपने पैसे को अमानत समझ के ख़र्च करना है, और वही इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म खान की बातों से मुझे लगा, जो मुझ तक पहुँची हैं, कि उनको ये फीलिंग है कि परसेप्शन गेम में हम बहुत पीछे हैं, यानी कि हुकूमत जो है जो कुछ कर रही है वो पोर्ट्रे नहीं हो रहा, या फ़र्ज़ करें असद उमर साहब के जो मामले में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसको ठीक तरह हैंडल नहीं किया गया। ये कहाँ तक ठीक है? दूसरा, इसके साथ मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है कि आपने कहीं ये फ़िक्रा कहा भी है, और मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जो जॉब है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। आप समझते हैं कि ये बात वाकई ऐसी है? नहीं, आप तो खुद चुके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, और जी, मैं तो ये समझता हूँ कि है सारे मामला जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें दूसरा निज़ामी साहब, अब बात ये होगी है कि जो मीडिया की हमारी जो इन्फॉर्मेशन एक कह लें कि जो एक इस वक्त फ़्लो है वो हुकूमत की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत की जो एक वर्किंग एबिलिटी है, और जो फिर प्रोसेसेस और रूल्स हैं हुकूमत के, वो फ्रेंकली इस इंफॉर्मेशन फ़्लो के लिए नहीं बने थे। ये पुराने एक तरीक़ेकार में बने हुए थे, जिसमें कि आप अखबार में आता था, अगले दिन अखबार में आपको ख़बर पसंद आई तो आपने कह दिया मैं नहीं कहा, वरना अदरवाइज़ आपने साफ़ कह दिया कि मेरा तो ये बयान ही नहीं था, और तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर अगर आप तददीद करेंगे तो ठक करके आपकी वीडियो लग जाएगी, और मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हुकूमत की मशीनरी इतनी कैपेबल नहीं है। और मैं तो खैर हमेशा ये समझता हूँ कि इवन जब
एज ए सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI हमारी जो मशीनरी थी, हमारे जो लड़के थे वो इनफैक्ट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा जो थे वो इस मामले में उनकी कारकर्दगी जो थी वो बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पर एक वो समझ लीजिए कि उस तरह का माहौल नहीं होता, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो लोग हैं या लड़के हैं या जो हमारे टीम है वो कम कैपेबल है, दे आर वेरी कैपेबल पीपल, लेकिन उन्हें एक सर्टन रूल्स रेगुलेशंस फाइल वर्क के अंदर रह के काम करने होते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक एक प्रॉब्लम तो पैदा होती है, लेकिन इंशाल्लाह ओवरकम कर लेंगे उसको बड़ी जल्दी। अच्छा फवाद सर, ये बताइएगा कि आपकी पिकनिक कैसी रही, और ये जो पिकनिक थी इसको हम सरकारी दौरा कहें या निजी दौरा था ये? नहीं, ये असल में बेसिकली एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ है, उन्होंने बुलाया था टॉक के लिए, वहाँ पे टॉक की, फिर वहीं पे जो है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन जो पाकिस्तान की हमारी वहाँ की है उन्होंने बुलाया, वहाँ पे गए तो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा जो है वो मुलाकात रही और IISS के साथ। और फिर चूँकि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ JLM से है, तो हमारा जो लोग हैं या तो हमारे JLM से लोग या तो फ़ौज में हैं या फिर लंदन में है, UK में है, तीसरी जगह का तो इतना है नहीं, तो यूरोप में है और उधर है, तो वो फिर मेरे हल्के के बहुत चूँकि कंसंट्रेशन है वहाँ पर, तो तीसरा फिर ये था कि उनका तो 3 दिन तकरीबन मैं वहाँ पे रहा हूँ लगा। अलबत्ता मुझे ऐसे ही है कि पता नहीं मैंने वहाँ कितना अच्छा गुजार आया हूँ, क्योंकि 3-4 मिनिस्टर्स बाहर थे, लेकिन बाकी किसी का तो अच्छा फवाद साहब आपने बाकियों का जो है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बड़ी जेलसी है इस बात की कि बाकी जो 4 मिनिस्टर्स बाहर थे उनका नाम ही नहीं कोई लेता, और मेरा 3 दिन थे उसके ऊपर। अच्छा बहरहाल ये बताएं कि ये जेलसी वाली जो बात की ना आपने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, जब कोई मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप भी साथ बैठे होते हैं, यू आर द स्पोक्स पर्सन, तो एक तो इसकी विद इन दी कैबिनेट बड़ी जेलसीज पैदा हो जाती हैं जिनसे आप बखूबी नजर हो, लेकिन आपके ऊपर बैरूनी गोलाबारी भी हो रही है। मसलन है कि मैं बाज़ बड़े मुक़्तदर पब्लिशर हैं ऐसे जिन्होंने आपको नाम लेके बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, APNS ने तो करारदाद आपके ख़िलाफ़ पास की है, ये कहाँ आपने उनकी पूछल पर पैर रखा है? नहीं वो कुछ गिले शिकवे होते रहते हैं, खैर उनसे तो मेरा जो है वो APNS में जो ज़्यादातर लोग हैं उनसे आपको पता है मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है, और मामला चलते रहते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर लेंगे। और काफ़ी हद तक आपको पता है हमने बातचीत जो है वो आगे भी बढ़ाई है, सॉर्ट आउट करेंगे। हमें 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम तो जो वर्कर्स का है, जो मीडिया वर्कर्स जा रहे हैं उनको छांटी हो रही है, सो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए हमने जो मालिकान हैं हम उनके साथ भी जो है वो पूरा एक ताउन अपना करना चाहते हैं। लेकिन तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सर हमारा जो ख़जाना है वो इजाज़त नहीं देता उस तरह की एक्टिविटी की जो पिछली गवर्नमेंट ने की एडवर्टाइजिंग के नाम के ऊपर। अब हमें ये 3 हम एक इस वक्त कह लीजिए कि हमें प्रॉब्लम्स हैं और हमें एक चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एक तरफ हमारा जो एक्सचेकर है वो हमें इजाज़त नहीं देता, दूसरी तरफ हमारे वर्कर्स जो हैं वो परेशान हैं, तीसरी तरफ जो हमारे ओनर्स हैं उनकी डिमांड्स हैं। सो एक चौमुखी लड़ाई है जो लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि एक सोल्यूशन के ऊपर जो है वो नहीं देखे ना, बात यह है कि मैं तो खुद क्योंकि पब्लिशर हूँ, हमारे हाथ तो बिल्कुल बंधे हुए हैं। एक तरफ हमें कहा जा रहा है, मैं अपनी नहीं बात कर रहा जनरल इंडस्ट्री की, कि जी आप उनको तनख्वाहें दें जो देनी चाहिए वर्कर्स को, छांटी भी ना करें उनकी, फिर आपने नलका बिल्कुल बंद कर दिए, कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। तो एकदम सारी मीडिया का जो वो बैलेंस अपसेट हो गया। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कोई खान साहब से बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा। तो फ्रैंकली बैलेंस तो बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। कि पिछली हुकूमत ने देखें एक
10-12 अरब रुपए की जो थी वो एक आप समझिए कि एक इंडस्ट्री थी जिसको उन्होंने बढ़ा के 30-35-40 अरब पे कर दिया, जिससे फिजिबिलिटीज़ ही लोगों की आउट होगी। लेकिन अब ये जिस तरह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें तीनों ही का ख्याल करना है, हमें वर्कर्स का भी ख्याल है, हमें ये भी मीडिया इंडस्ट्री का भी ख्याल है, मालिकान के भी हम जो राइट्स हैं उनको भी हम लेके आगे प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें फिर लोगों का भी ख्याल है। तो एक चौमुखी लड़ाई है, एक स्ट्रेटजी इंशाल्लाह इवॉल्व करेंगे जिसमें जो हमारे तीनों जो सेगमेंट्स हैं जिनको हम कैटर कर सकें। मुश्किल है लेकिन करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ। अब ये जो हमारे मुश्तरका दोस्त यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो हैं, ये भी आ गए आपकी मिनिस्ट्री में, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी फवाद साहब? क्या वही होगी जो इफ्तिखार दुरानी साहब की है? वो तो सोच करना। देखिए बेसिकली तो देखें प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो फंक्शंस क्या जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब डिफ़ाइन करेंगे कि क्या जो है वो फंक्शंस उनको दिए जाते हैं या वो किस तरह से करते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो ज़ाहिर है टेलीविज़न की है, देखते हैं कि टेलीविज़न को वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे अरशद खान साहब भी हैं, ज़ाहिर है दुरानी साहब तो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा जो है वो देखते हैं। तो अभी देखते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इसको जिस तरह से आगे डिफ़ाइन करेंगे अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक। ठीक है। अच्छा फवाद साहब ये बताइए, अभी आपसे पहले राना सनाउल्लाह से बात हो रही थी, राना सनाउल्लाह साहब से, अपोजिशन बड़ी सीख पा है और कल वो किसी कौमी हुकूमत की तजवीज़ पेश कर रहे थे या डिमांड कर रहे थे कि कौमी, अब वो कह रहे हैं कि जी हम इस पर बैठ कर मुशावरत करके किसी सड़कों पर आने की बात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा शायद चारों तरफ से घेरा तंग हो रहा है अपोजिशन का और बहुत सख्त हाथ रखा हुआ है हुकूमत ने। वैसे तो नैब के थ्रू हुआ है जो कुछ हुआ है, लेकिन उनका कहना यही है कि ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। फवाद साहब ये इजाफा करूँगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने यहाँ तक कह दिया कि सिविलियन डिक्टेटरशिप जो है वो नाफिज कर दी गई है और हालात जो हैं जिस नहज पे जा रहे हैं उस पर आपने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी जो है सियासत उनकी ख़त्म हो गई है, घर बैठेंगे या जेल में बैठेंगे। तो इतना महाजराई क्यों बढ़ा रहे हैं आप? सस्पेंस तो अब यही है, नहीं महाजराई की बात नहीं है। देखिए हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंजेस गवर्नमेंट को नहीं है और ये जो बात कर रहे हैं लोगों को लाने की या ये वो करने की, वो इस पोजीशन इस जोगी नहीं रह गई। इनके अपने इश्यूज जो हैं वो इतने बड़े हैं इस वक्त कि इन्होंने तो देखना है कि ये फ्रैंकली अभी तो इनको यही देखना है कि जेलों से बाहर कैसे रहना है। और कोई भी केस हमारा नहीं बनाया हुआ, ये बात ज़हन में रखिए। एक भी मुकदमा अभी तक ऐसा नहीं आया अदालतों में या नैब में जिसके पीछे मौजूदा हुकूमत हो। ये वो सारे मुकदमात हैं जो पिछली हुकूमत में जब ये खुद हुकूमत में थे बने थे। नैब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक चपरासी तक हमारा अपॉइंटेड नहीं है, ये भी वही हैं जो कि पिछली हुकूमत में इन्होंने खुद ही लगाए थे। अब मसला ये आ रहा है कि ये लोग जो है उन केसेस का रुख पलटना चाहते हैं हमारी तरफ। वो ज़रा लोगों को पता है, हर एक फैक्ट्स इतनी दफ़ा डिस्कस हो चुके हैं। तो जब भी लोगों के सामने हक़ाइक़ इतने ज़्यादा हो ना, फिर वो उस तरह की तरीक़े नहीं होती। और तहरीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप की ऑनेस्टी है, लीडरशिप की सिंसियरिटी है टुवर्ड्स पीपल, वो इनकी है नहीं। लिहाजा वो तहरीक वगैरह, हमारा इशू पॉलिटिकल है ही नहीं, चैलेंज हमारा पॉलिटिकल है ही नहीं। ये अपोजिशन जो है ये बिल्कुल एक कह लीजिए कि एक मुर्दा घोड़ा है। सो अपोजिशन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, चाहे वो मईशत का चैलेंज हो, चाहे वो हमारा इंटीरियर के इश्यूज़ हों, चाहे बाकी वो मामलात हों। गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, उनसे नबर्द आज़मा है और इसमें सारा इकॉनमी जो है वो नंबर 1 चैलेंज है और उसके ऊपर भी कर रहे हैं। बाकी कोई इतने मेजर पोलिटिकल चैलेंजेस अभी नहीं। हाँ नहीं, वो इसीलिए बाज़ नाक़दीन कहते हैं कि आप हुकूमत भी खुद हैं और अपोजिशन भी खुद हैं। जिस अंदाज से आपकी जो बयानबाजी है, जो शोला नवाई है वो जी, और उसकी वजह से शायद ऑपोजिशन आराम से बैठी है। बाज़ इश्यूज तो आपके विद इन द गवर्नमेंट जो कोहेजन है आराम से ना बैठेंगे, आराम से तो नहीं बैठे हुए। अपोजिशन वाले आराम से नहीं बैठे हुए, अपोजिशन वालों को तो समझ नहीं आ रहा उन्होंने करना क्या है। हमारी चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ मीडिया की ज़्यादा तवज्जो है, तो आप अभी तक कोई एनालिसिस हमने नहीं किया कि पीपल्स पार्टी की अगली पॉलिटिक्स क्या होगी, PMLN की अगली पॉलिटिक्स क्या होगी। क्योंकि देखिए उनकी जो पॉलिटिक्स 85 से शुरू हुई है वो तो ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं, जरदारी साहब आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं। अगले इलेक्शंस में जो है वो उनकी हैयत क्या होगी, उनकी नौयत क्या होगी, ये तो खैर
खैर मीडिया के ऊपर अभी कोई बड़ी डिस्कशन हुई नहीं इस मामले के ऊपर, और जब होगी तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा खला है इस वक्त पाकिस्तान में। अपोजिशन को तो एक मेरा ख्याल है एक अपोजिशन एक दफ़ा टूटेगी फूटेगी और फिर कोई नई अपोजिशन बनेगी तो बनेगी, फिलहाल इस अपोजिशन में तो कोई जान नहीं। अच्छा फवाद साहब, ये आज फिर अपोजिशन ने बड़ा ही हार्ड लाइन लिया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलनी चाहिए, और ये भी एक दिए तजवीज़ के वो हिस्सा जो कि मसलन लीडर ऑफ द अपोजिशन के दौर में आएगा उसमें वो कोई और प्रेजाइड कर लेगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ मामला जा रहा है कोई इस मामले में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी बड़ी एक जेन्युइन हमारी डिमांड थी और बात थी, वो ये है कि जी जनाब एक तो नैब ज़्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। अगर नैब का मुजरम को आप बना देंगे तो उससे क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी पीएससी? नहीं, अभी तो मुल्ज़िम है ना, मुजरम तो नहीं हुआ ना। जो हमारा है वो ये है कि जब आप तो वकील है, अभी तो मुजरम नहीं जो है, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने अरबों रुपया जो है वो खाया हुआ है तो आप बैठ के मुनासिब तो नहीं है ना आपका। इस तरह के इल्ज़ाम वाले तो फिर देखें ना स्पीकर भी हैं पंजाब में, और इस तरह के इल्ज़ाम वाले तो सीनियर वजीर भी हैं पंजाब में। चौधरी परवेज़ इलाही भी हैं, अलीम खान भी हैं, वो फर्क है ना, वो क्या नाम है, फर्क है ना जी। ये देखिए ना आपने अडयाला में तो ना अगला पीएससी का अकाउंट पीएससी बुखारी भी है, आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जो है वो कोट लखपत जेल में तो नहीं ना बुलाना, जाहिर है कि वो एक आपको चाहिए जहाँ पे आप आ सकें। इनकी तो जो इस वक्त जो कोशिश है पोजीशन की वो तो ऐसे ही एक है कि चाय की प्याली में तूफान उठाने वाली बात है। अदरवाइज तो बड़ा आसान था कि वो कह देते कि ठीक है आप दूसरे किसी को बना दें और हुकूमत भी मान जाती है। ये तो ऐसी हर बात के ऊपर इशू बनाना चाहते हैं, इसके अलावा तो इनकी कोई और सियासत नहीं। फवाद साहब आखिरी सवाल आपसे, फिर आपने जाना भी है। ये बताइए कि एक बहुत ज़्यादा पहले 3 महीने में हमने देखा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खासतौर पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने बड़ी कौम की होप्स जो हैं वो हाई कर दी हैं कि पैसे का पता चल गया है, पैसा वापस ला रहे हैं, मुआहदे हो गए। क्या कल बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई हैं, इसको किस हद तक मौजू बनाया गया, और ये इदराक है हुकूमत को कि अगर ये अमली तौर पर ना कर सके तो ये बड़ी सख्त तनकीद आएगी इस पर कि आपने शोर बहुत मचाया था, हो आपसे नहीं सका जाएगा जी? देखिए वो कल तो खैर वो शहजाद अकबर थे नहीं, तो इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस है वो वैल्यूएशन पेंडिंग है। अभी उनकी जो है वो बारी आनी है और यकीनन वो अपनी जो अभी तक की इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बताएंगे कि वो कहाँ पे पहुँचे और कहाँ से जो है उनको उम्मीदें हैं क्या लेके आए हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस हुकूमत ने जितनी संजीदगी से जिस तरह से ये एक भरपूर तरीके से लॉन्च किया है पैसे इनको लाने का और ट्रेस करने का अमल, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद तो है, देखते हैं इंशाल्लाह बात आगे कैसे बढ़ती है, लेकिन डायरेक्शन सही है। बात साहब आपको बड़े चैलेंजेस हैं और आप जो जहाद कर रहे हैं हम आपके बिल्कुल साथ हैं इस मामले में, और आपको पूरी जो हमारी बहुत शुक्रिया सपोर्ट और आशीर्वाद हासिल है। लेकिन हमारे आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ करना भी पड़ेगा खुद भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी गुना गो मसरूफियत में से टाइम निकाला है। माशाअल्लाह लाइफ पर्सनली थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और चीज़ें हमारे पर डिस्कस करने के लिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब से हम बात कर रहे थे निज़ामी साहब ब्रेक पर जाने से पहले। फवाद चौधरी साहब की बातों से ये लगता है कि ऑपोजिशन का कोई भी भार उनको महसूस इस वक्त नहीं हो रहा। वो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि जी ऑपोजिशन के अंदर जान नहीं है या कोई कैपेसिटी नहीं है या ये कुछ कर नहीं सकते, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो एहतजाज करें, हमारे खिलाफ आएँ। तो इस लिहाज से वो बड़ा कॉन्फिडेंट हैं। मुझे लग रहा है कि मिनिस्टर्स को अभी जो चैलेंज है वो अपना दरपेश है जो इमरान खान साहब ने इनको दे दिया। जब बाहर से चैलेंज ना हो तो अंदर से पैदा हो जाते हैं। हाँ। और मसलन ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो जो उन्होंने खुद बाय द वे कहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, गवर्नेंस एंड इकॉनमी दो बड़े चैलेंज है। और इसमें अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी तो जो चीज़ काली है उसको सफ़ेद तो नहीं पेंट कर सकती इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। और ये इकॉनमी वाला मसला जो है ये काफ़ी गंभीर है और अभी तक उस मामले में फवाद चौधरी या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो मैसेज को स्पिन दे सकती है ना उसको, लेकिन मैसेज तो कोई हो ना कि जनाब हम ये कर रहे हैं। एक क्लैरिटी अभी तक नहीं आई कि यार
के रोड मैप जो है वो क्या है। बस ये दया खान जिया जाता है कि जी बड़े सख्त बहरान में थे, आप निकल आए। किस तरह बहरान में थे और किस तरह निकल आए, क्योंकि जो एदाद शुमार हैं वो बड़े ज़ालिब है ना, वो तो चीख चीख कह रहे हैं कि यार बहरान से नहीं निकले आप, रिजर्व कह रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक्स का जो चैलेंज है, ये महज ऑप्टिक्स से मामला ठीक नहीं होता, कोई उसमें कोई सब्सटेंस या कोई मवाद भी होना चाहिए, और उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं। और इन फाइटिंग जो है इससे यकीनन पार्टी को भी और हुकूमत को भी नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, ये जो ख्वाजा साहिबान हैं साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब, अब इनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई, बेल पर काफ़ी अर्सा जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा रहे थे। ये कैसर अमीन भट्ट के आने के बाद और उनका मौक़िफ़ आने के बाद, इनके लिए 164 का उनका बयान हो जाने के बाद काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपको है ना वो, हाँ, अब मजिस्ट्रेट के सामने ये देखे ना, जब तक एविडेंस सामने ना हो, क्योंकि अभी तक रेफरेंस तो दायर नहीं हुआ ना उनके खिलाफ पैरागॉन में, जी, ख्वाजा बरदरान के खिलाफ इसी इशू पे बात हो रही है ना। तो जब तक नहीं होता तो हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल वादा माफ गवाह जो है उसकी भी जिरा वरा होती है, सारा कुछ होता है, मतलब इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। नैब को भी कुछ गिरफ्तारियों का कुछ शौक है लगता है, कहते हैं कि हम बड़े गैर जानबदार हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये सारा मसला जो है अपोजिशन पे क्यों गिरता है। आपने भी खुद तो नाम लिया 5-7। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि उनको भी पकड़ के अंदर कर दें। खैबर पख्तूनख्वा को भी बुला लिया वैसे नैब ने 17 नहीं बुलाना और बुला के बंद करके चाबी फेंक देना, ये और नहीं। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक तो काफ़ी अर्से से बुला रहे थे, ये आ रहे थे, मतलब इनको आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। लेकिन मैं मतलब शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट केस है, फवाद हसन फवाद को बड़ी कोशिश की कि वादा का माफ हुआ बनाने की, वो नहीं बना। कोई अभी तक की चीज़ साबित नहीं कर सके। आपको तकरीबन 2.5 महीने हो रहे हैं उनको, इन्होंने पकड़ा हुआ है, कभी इस्लामाबाद ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं। मकसद है कि इससे कोई, अब तो हमजा साहब तक भी मामला आ गया, हमजा साहब को भी ECL पर डाल दिया, वो कहते हैं उनका कहने का केस नहीं उन पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो ठीक है यार कि अपोजिशन ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, या मियाँ नवाज शरीफ डिप्रेस्ड हैं, उनके अपने तजादात हैं, मियाँ नवाज शरीफ किसी मसलत के तहत खामोश हैं, मरियम बीबी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी वो गायब है। लेकिन इस मुल्क में अगर जमहूरी और जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो फिर कानून की हुक्मरानी का कोई मैसेज तो जाना चाहिए ना कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। ये नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक दूसरी मुश्किल भी ये है ना इमरान खान साहब के लिए। खैर अब अभी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नैब ने किया जो किया है, जो केसेस हैं वो पहले से चल रहे हैं, हमारे होते हुए तो कोई केस नया नहीं है। जो अब ये पैरागॉन वाला केस है, 50 केस जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में अपने खिलाफ खुद किए थे। ये तो नैब ने लिया हुआ ना नोटिस, नैब ने लिया हुआ ना, ये ना कहेंगे इनके दौर में बने थे, पुराने केसेस तो नहीं है। नहीं, ये उन्हीं के दौर में जो नैब ने इसको टेकअप किया हुआ है ना जी, ये नैब ने पहले से टेकअप किया। फिर जुल्फी बुखारी भी बड़ा पुराना केस है। हाँ, जुल्फी बुखारी साहब का भी पहले से पुराना केस है। वो उनके लिए और क्राइटेरिया और इनके लिए और क्राइटेरिया। जुल्फी बुखारी का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। मिसाल जुल्फी बुखारी यहाँ पर कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर पहले नहीं रहे। कोशिश कर रहा हूँ जी कि ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स, ये फिर जमहूरियत में नहीं चलते। आपने अगर वाकई जमहूरी और जमहूरी इदारों में जो लगता है कि इनका अलीम खान की मिसाल आप दे सकते हैं, PTI का इतना ईमान नहीं है जितना होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की और बड़ी ट्रांसपेरेंसी और ये बड़े जो मामलात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जमहूरी इदारों में उनकी आबियारी उन्होंने पूरी की है जो ये नहीं कर रहे। और ये यकीनन इनको अपोजिशन को एंगेज करना चाहिए। ये इस नैब कानून बड़ा ड्रैकोनियन है, ये एक आमिर मुशर्रफ का बनाया हुआ था, इसमें तरमीम भी होनी चाहिए। ये करेगा कौन? देखिए ना, मसला ये है कि आपने जिसकी लाठी बांकी जा रहे हैं आप, शहबाज शरीफ का अब उन्होंने जुडिशियल रिमांड हो गए भाई, कोई देयर शुड बी सम बॉटल लाइन कि आपको 2 महीने में कुछ नहीं मिला, अगर मिला तो लाएं साहब ने। हाँ सही बात, ये बात ठीक है आपकी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अभी तक आप रेफरेंस फाइल नहीं कर सके, तो आपने 2 महीने तक उनकी को रिमांड पर रख के क्या किया है, और अब वो जुडिशियल हुए हैं तो अभी तक आप रेफरेंस, आपके पास मवाद नहीं आया कि आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकें आपके पास। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए निज़ामी साहब, तो ऐसा लगता है कि इस सारे मामले को डील करने के लिए
कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है हुकूमत के पास कि वो कैसे इसको हैंडल करे? कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। शूट फ्रॉम द हिप सुना हुआ ना आपने, ये स्ट्रेटजी। लेकिन मैं एक और आपको दिलचस्प मुझे हकीकत नज़र आ रही है, सितम ज़रीफ़ी। अब नवाज शरीफ के जो 2 केसेस और हैं वो अपने पाया तकमील को पहुंच रहे हैं, उनका फैसला आ जाएगा। कहीं ये ना हो कि शहबाज शरीफ की बेल हो जाए और नवाज शरीफ साहब की बारी आ जाए और फिर वो चलता है चक्कर। ये कुछ इसमें मुझे कोई थोड़ी सी स्ट्रेटजी और वॉर गेमिंग भी नज़र आती है जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का तल्लुक है। एक तो ये है मोर देन इट इज समथिंग मोर देन दैट मीट्स द आई। हाँ, एक तो ये है 24 तारीख को जो फैसला आना है, मोस्ट प्रोबेबली 24 को ही आएगा, लजीजिया वाला और वो फ्लैगशिप वाला। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट केस का भी फैसला 17 जनवरी से पहले आना है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि मैंने जितने आज खुद नोटिस लिए हैं मैं निपटा के जाऊंगा। अब उनमें से एक आज खुद नोटिस फेक अकाउंट्स वाला भी है, तो वो निपटा कर तो जाना है उन्होंने अपने ऐलान के मुताबिक। जी, ओमनी ग्रुप वाला और जरदारी साहब वाला, वो एक और इम्पॉर्टेंट केस है। वो तो देखे ना, हम मजमूई तौर पर अगर अपोजिशन की बात करें में डबल वहमी है ना, एक इधर ये शरीफ बरादरान उधर PPP। अब उसमें उन्होंने आज दिलचस्प ये उनके अपोजिशन के रहनुमा ने पीपल्स पार्टी के बैकग्राउंड, वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जब तकरीर करते हैं कुछ सख्त तो उनको एक नया नोटिस आ जाता है। अब ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि नैब इज इन काउट्स विद द गवर्नमेंट। बिलावल ने कौन सी सख्त तकरीर की है? बिलावल करता है सख्त तकरीर है, पर मुझे नहीं पता की या नहीं की, जो उन्होंने कहा मैं आपको बता। हाँ, आप बतौर अपोजिशन तो उन्हें यही कहना चाहिए, और अगर उन्हें नोटिस आ रहे हैं तो जाहिर है उन्हें यही करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी एक और मुश्किल में, पीपल्स पार्टी भी मामला को पॉलिटिकली फ्रंट फुट पर नहीं आ रही, बैक फुट पर लग रही है पीपल्स पार्टी। उनकी स्ट्रैटेजी से देखिए, एक ही बंदा इस वक्त फ्रंट फुट पे है, बाकी सब बैक फुट पे। वो कौन है? मीडिया भी बैक फुट पे है। फ्रंट फुट पे कौन है? हुक्मरान जमात, उसके रहनुमा। और मीडिया बैकफुट पे क्यों है? बड़े देख ही रहे हैं, मीडिया के बारे में भी उन्होंने 4 निकाती प्रोग्राम जो है आपको बताया। हाँ, वैसे वो फवाद चॉइसेस हम पूछना भूल गए, वो जो प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी ला रहे हैं, वो काठी डालने वाली जो बात है, वो मैंने दानिस्ता नहीं पूछा, मैंने क्या उन्होंने कहना उसमें। वो काठी जो है वो पड़ी हुई है, यानी मीडिया को भी तो स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है ना इस मुल्क में। लेकिन मेरा ख्याल है निज़ामी साहब, मीडिया तो वैसे जैसे मेरे और आप पर क्या कोई सेंसरशिप है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ख्याल है नहीं है, और ऐसे ही अगर बाकी चैनल्स पर भी नहीं, बाकी प्रोग्राम्स पर भी नहीं है। छोड़े इस बातों को और बात करें। अच्छा, नहीं चले, यहाँ नहीं है, लेकिन एक जनरल बात। तो अब ऐसे में तो फिर तो सही है कॉन्फिडेंस PTI का और फवाद चौधरी साहब का कि सब खैरियत है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं? हमारे लिए सब ओके है। गलियां हो जान सोनिया विच मिर्जा यार फिर तो फिर रहा है। ये जमहूरियत का नाम है दूसरा। अब मसला एक और है ना निज़ामी साहब, जब हम प्रोग्राम करके निकलते हैं, जो हमें फीडबैक मिलता है, लोग जो अपोजिशन के या जरदारी साहब के और उनके मुखालिफिन हैं, वो ये कहते हैं भाई करप्शन तो हुई है पाकिस्तान में, बहुत करप्शन हुई है। अब या तो ये मौक़िफ़ इस्टेब्लिश किया है PTI ने, और जब तक वो साबित नहीं कर सकते, सजाएं नहीं देते, तो हम तो ये कहेंगे वो उन्होंने अभी ये आप ये हमें नहीं कहें, ये मुझे फीडबैक मिलता है। इसका जवाब ये है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, करप्शन हो, जवाबदेही हो, वो विक्टिमाइजेशन नजर ना आए। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी हमने डबल स्टैंडर्ड्स की और दूसरी बात की है, ऐसा नहीं है। ये तो चंद दिन में वैसे पता चल जाएगा। अभी फेक अकाउंट्स वाला जो फैसला आएगा तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल पता नहीं लगेगा, ये आप सही नहीं कह रहे। अगर जरदारी साहब इसमें क्लियर हो जाते हैं, अगर यही चलता रहा चक्कर, तो मिर्ज़ा वाली बात होगी। सही है, मगर वो मैं ये कह रहा था ना कि अगर तो क्लियर हो जाते हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जरदारी साहब को कोई इसमें साबित नहीं होगा, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, तो अगर वो साबित नहीं होता तो पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंस से कहेगी कि जी हम क्लियर हो जाएंगे। नहीं होंगे। चले, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, ये आज का प्रोग्राम था। फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।